So, hello and welcome back to another part of the second chapter that is work, power and energy. तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पावर क्या होती है एंड हमने एक्सप्रेशन डिफाइन किया था ऑफ व्हाट इज पावर. तो हमने डिफाइन किया था पिछली बार दैट पावर इज डिफाइंड एज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिफाइंड पावर which was work done upon time, which also can be written as energy upon time. Energy upon time. And then हमने लिखा था that work done is also called force into displacement upon time. And then I told you, और जब मैंने उस टाइम पे कहा था, क्या कहा था कि displacement upon time is a quantity which we call velocity. So power is also equal to force times velocity. So this all things we have discussed in the previous parts. Now in this particular part we will be discussing how किस तरीके से एनर्जी और वर्क दोनों क्या है कोरिलेटेड, कैसे हैं कोरिलेटेड. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ऑफ अ मैग्नेट. तो मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट इज फिक्स्ड. सिमिलरली आई विल टेक another magnet, north pole and south pole, but this magnet is not fixed. मैं इस मैग्नेट को मूव कर सकता हूं इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके. तो अब होगा क्या, आप सोचो कि अगर दो मैग्नेट हैं, दोनों के लाइक पोल्स को मैं साथ लेकर आऊंगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे. तो ये वाला जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेट को रिपल करेगा ऐसे, एंड दिस मैग्नेट विल ऑल्सो रिपेल दिस मैग्नेट. क्लियर. लेकिन ये मैग्नेट फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं करेगा. तो होगा क्या, जो मैंने फोर्स लगाया उस फोर्स के लगाने से ये जो मैग्नेट था, मान लो ए पॉइंट पर है, जो मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स लगाने से ये मैग्नेट आगे की तरफ खिसक गया और वो पहुंच गया बी पर. यानी कि अप्लाई फोर्स करने से वो कुछ डिस्टेंस मूव करा एंड दैट डिस्टेंस इज एक्स. तो मैंने वर्क डन किया. मैंने किया वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ दिस मैग्नेट. एंड दिस वर्क डन, और ये जो मैंने वर्क डन किया है वो स्टोर हो गया. क्या हो गया, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन एंड एनर्जी दोनों सेम चीज है, दे आर सिमिलर थिंग्स, बट उनका रोल अलग अलग है. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन. तो लिखा है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. Energy transferred is equal to work done, or I can say work done on a body is equals to energy transferred. दोनों चीज सेम है. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करता हूं तो मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा के कंप्रेस करता हूं. तो जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं तो उसमें मैं एक एनर्जी स्टोर करता हूं, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ता हूं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर रखा, जैसे मैं अप्लाइड फोर्स दूर करूंगा तो स्प्रिंग ऐसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करती है. दैट इज उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई थी जिसको वो रिलीज कर रही है, जिसको वो क्या कर रही है, रिलीज. तो क्या लिख रहा है, अ बॉडी पोजेसिंग एनर्जी कैन डू वर्क ऑन अनदर बॉडी. कन्वर्सली, व्हेन वर्क डन इज डन ऑन अ बॉडी, its energy changes. क्या मतलब, मान लो क्या एक इंसान है, वो चल रहा है, वो क्या कर रहा है, चल रहा है. अब मैं उसको तब धक्का दूंगा यानी कि फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो और तेजी से चलेगा. तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ke1, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ke2. तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, ke2 इज ग्रेटर देन ke1. तो जो मैंने वर्क डन किया उसके ऊपर उस वर्क डन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो वर्क डन और एनर्जी आर सेम थिंग, बट उनके रोल क्या है, अलग अलग. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. नाउ वी विल स्टडी वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी. दैट इज जस्ट टू रिमेंबर, हमें बस ये याद रखना है
कि कौन कौन सी यूनिट्स ऑफ एनर्जी है और उनकी क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, और हमें वो याद रखना है ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आए। फर्स्ट फर्स्ट जूल। तो SI unit of energy is joule, and 1 joule is defined as 1 Newton meter that we have already discussed in the previous part. Second is watt hour. Second is watt hour. So 1 watt into hour. So 1 watt into hour. In the hour, we have 3600 seconds. So I will get 3600 joules. So I can say 1 watt hour is equals to 3600 joules. 3600 joules. नेक्स्ट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, अब यहाँ पे वॉट था, यहाँ पे किलो आ गया। किलो मतलब 10⁻³ इंटू 3600। सो एनर्जी इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। नाउ नेक्स्ट इज कैलोरी। 1 calorie of energy is defined as 4.2 joules। 4.2 joules। जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, जब हम इस रिलेशन को फिर से देखेंगे, दैट 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी is equals to 4.2 joules. Fifth type of unit or fifth type of unit of energy is called electron volt. The kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt, and 1 electron volt का definition होता है 1.6 into 10⁻90 joules. So these are the units of energy that you should know in order to solve the numericals. Now let's move to the difference between energy and power. एनर्जी एंड पावर के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो एनर्जी क्या है? अ मेजर ऑफ टोटल एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता इज कॉल्ड एनर्जी। वेयर एज पावर क्या होता है? पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड, रेट एट विच वर्क इज डन और रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mgh और E इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वेयर एज पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसकी जो SI यूनिट है वो कितनी है? जूल्स। वेयर एज पावर की SI यूनिट है वॉट। एंड दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, वाह वाह, आया मजा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। तो एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना? 20 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। सो डायमीटर आ गया मेरा 1 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वी आर सॉल्विंग हियर द फर्स्ट पार्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। सो इन दैट केस फोर्स भी यूं लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी यूं हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री। तो हमने लिखा W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री, बट कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो हमने लिखा F इंटू डी, F इंटू डी। अब फोर्स कितना है? फोर्स इज 20 किलोग्राम फोर्स। अब 1 किलोग्राम फोर्स को हम लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन, और हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 10 न्यूटन। हाउ मच? 10 न्यूटन। तो मैंने लिखा 20 मल्टी, तो दिस फोर्स विल बिकम हाउ मच? 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज 20 इंटू 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। तो ये आ गया मेरा 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर, और आई कैन से 200 जूल्स, 200 जूल्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट में बोला है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। अब बोला गया सेकेंड केस में दैट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दैट इज थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बताई गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बताई गई। तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज एफ डी कॉस 60 डिग्री, एफ डी कॉस 60 डिग्री। फोर्स कितना है?
force is 200 Newton, 200 Newton multiplied by displacement is 1 meter and cos 60 is 1 by 2. So my answer becomes 100 Newton meter, or I can say 100 joules, or I can say 100 joules. Third case states normal to the force when displacement is normal to the force. नॉर्मल टू द फोर्स का ये मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट यूं लग रहा है तो फोर्स, अगर मान लो मेरा फोर्स यूं लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री is equals to 0, cos 90 degree is equal to 0, so I can say work done is 0, work done is 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स। तो एक बच्चा है वो चढ़ रहा है, ऐसे स्टेयर्स चढ़ रहा है एंड दिस हाइट इज 8 मीटर्स, 40 kg का है। तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है 40 kg। एंड व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉय, डाउनवर्ड फोर्स विल बी 40 into 10, 40 into 10 mg, F इक्वल टू mg। 40 किलो का वेट है एंड नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है F इक्वल टू mg विच इज 40 into 10 which is equal to 400 newtons, 400 newtons। पूछा है calculate the force of gravity, so this is the force of gravity। first part we have already completed, now let's move to the second part, the work done by him against the force of gravity। so work done is force into displacement, force into displacement। फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, अपने आप को ऊपर खींच रहा है वो, तो अपने आप को ऊपर खींच रहा है तो फोर्स 400 न्यूटन के बराबर ही लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर उसको लगाना पड़ेगा ऊपर बढ़ने के लिए। तो फोर्स मेरा हो गया 400 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर्स, हाउ मच 8 मीटर्स, 4 8 32, तो 3200 जूल्स मेरा आंसर आ गया, 3200 जूल्स मेरा आंसर आ गया। थर्ड इज पावर स्पेंट बाय द बॉय। तो पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है 3200 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड्स, टाइम इज व्हाट 5 सेकेंड्स। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा सो आई विल गेट 640 वॉट्स, हाउ मच 640 वॉट्स। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 7.4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो उसने एनर्जी कितनी स्पेंड करी, मैन ने एनर्जी कितनी स्पेंड करी 7.4 किलो जूल्स। किलो का मतलब होता है 10⁻³ है ना, in displacing a body by 74 meter, so displacement of the body is 74 meters in the direction in which he applies the force। तो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम, so I can say थीटा इक्वल टू 0। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और टाइम कितना लिया, टाइम लिया 2.5 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स। ठीक है अच्छा। पहला क्या है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड। तो हमें पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क डन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो वर्क डन इज 7.4 किलो जूल्स विच इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज 74 meters। when I will solve this I will get force is equals to 7.4 into 10⁻³ divided by 74, which will get me an answer which is 100 newtons, which is 100 newtons। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पावर, सेकेंड पार्ट में निकालना है हमें पावर, द पावर स्पेंट इन HP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे पावर। तो पावर कितना होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है भाई, वर्क डन इज मेरा 7.4 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना टाइम में 2.5।
तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू 74/25 into 10 raised to 3. Now to solve it very quickly, I will use a calculator so that I can get the correct answer. 74 divided by 25, it is 2.96. 2.96. So I will get 2.96 into 10 raised to 3 watts. How much? 10 raised to 3 watts. This becomes 2960 watts. 2960 watts. Now I have to convert this power into horsepower. तो मुझे पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. तो 2960 वॉट will be equal to 2960 divided by 746 horsepower, and the answer is 2960 divided by 746, which is 3.96. So 3.96 horsepower. This is the power in horsepower, and 1 horsepower is equals to 746 watt. Let's move to the next question, that is question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स. तो उसने 200 किलोग्राम फोर्स का वेट लिफ्ट किया. दैट इज उसने कितना फोर्स ऊपर लगाया होगा उसको लिफ्ट करने के लिए? तो 200 इंटू 1 किलोग्राम फोर्स, एंड 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स. क्लियर? मतलब G is 10, so 1 kilogram force is 10 newtons, so total force will be 2000 न्यूटन्स. अच्छा, हाइट कितना हाइट पे उठाया? 2.5 मीटर ऊपर उठाया. कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में. हाउ मच? 5 सेकेंड्स में. कैलकुलेट द वर्क डन. सो वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना? 2000, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना? 2.5. तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5000 जूल्स. 5000 जूल्स. क्लियर? पावर डेवलप्ड. सेकेंड पार्ट इज आस्किंग मी पावर. तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ मेरा 5000, एंड टाइम कितना लगा? टाइम लगा 5 सेकेंड. टाइम लगा 5 सेकेंड. तो पावर कितनी आ गई? पावर आ गई 1000 वॉट्स. 1000 watts. Clear? Now let's move to the next question. Question number 5. An electric heater of power 3 kilowatt. अच्छा, पावर कितना है? पावर उसका है 3 किलोवाट. इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स. टाइम कितना यूज किया? कितने टाइम के लिए यूज किया? 10 आवर्स के लिए. हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम्स? एनर्जी निकालनी है. तो एनर्जी तो पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. पावर इज व्हाट? एनर्जी upon time. So using this formula I can find the energy. So energy will be E. Energy is equals to power. Power is 3 kilowatt multiplied by 10. So energy will be 30 kilowatt hour. 30 kilowatt hour. तो हमने किलोवाट आवर में पावर निकाल दी. अब इसी पावर को हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल्स में. किसमें? जूल्स में. तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर is equals to 3.6 into 10 raised to 6 joules. Therefore 30 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 raised to 6 multiplied by 30. Clear? तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 36 इंटू 3 से 112. कितना? 112 इंटू 10 raised to 6 joules. 112 into 10 raised to 6 joules. Now next question is question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? A pump is used to lift 600 kg of water from a depth of 75 meters. तो एक कुआं है, उस कुएं में से मुझे 600 kg पानी बाहर निकालना है. तो मुझे अपवर्ड फोर्स उस पानी को निकालने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 600 इंटू 10. F इक्वल टू एम जी. तो मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 6000. कितना? 6000 न्यूटन उसको ऊपर खींचने के लिए.
मुझे कितने डिस्टेंस तक, कितना डिस्टेंस ऊपर खींचना है, तो h या फिर डिस्प्लेसमेंट हम लिख देते हैं 75 मीटर ऊपर खींच रहे हैं। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, कितना दे रखा है 10 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। तो फर्स्ट वी विल फाइंड वर्क डन बाय पंप। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 6000 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 75, डिस्प्लेसमेंट 75। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, 0 3, 6 7 जा 42, 42 43 44 45, कितना 45, 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो 4,50,000, कितना 4,50,000 जूल्स, 4,50,000 जूल्स का वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, सेकंड बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना क्या, 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टाइम लगा 10 सेकेंड। तो पावर कितनी आ जाएगी, 45,000 वॉट्स। तो कितना 45,000 वॉट्स पावर आ गई। इतनी पावर मेरे को चाहिए चाहिए, इतनी पावर मेरे को चाहिए चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। तो उसकी एफिशिएंसी ईटा इस कितनी है, 40%, 40%। और किसी भी मशीन की एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो उस मशीन ने दी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर यानी कि वो कितना पावर, वो मशीन कितनी पावर दे सकती है मैक्सिमम, वो होती है मेरी इनपुट पावर। और आउटपुट पावर होती है उसने मुझे कितना पावर, उतना उसने हमें कितना पावर एक्चुअल में दिया। तो एफिशिएंसी 40% है, तो 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40/100, 40/100। आउटपुट पावर हमने निकाला अभी कितना, आउटपुट पावर हमने कितना निकाला, आउटपुट पावर निकाला 45,000 वॉट्स, 45,000 वॉट्स। तो आउटपुट पावर हमने निकाला 45,000 वॉट्स। तो हमें निकालना है इनपुट पावर, कितना इनपुट पावर। तो 0 से 0 काटो एंड इसको हम लिखेंगे 0.4 एंड इनपुट इज इक्वल्स टू 45,000 डिवाइडेड बाय इनपुट, डिवाइडेड बाय इनपुट। सो हमें इनपुट पावर क्या मिलेगी, इनपुट पावर हमें मिलेगी, इनपुट पावर मिलेगी 45,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 45,000 डिवाइडेड बाय 0.4। जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू 112500, 112500, 112500 वॉट्स। तो इसकी ये पावर रेटिंग है, क्या इसकी पावर रेटिंग, मशीन की पावर रेटिंग कितनी है, 112.112500 वॉट्स। वो उस ये जो पावर है ना, वो उसकी मैक्सिमम पावर है जो वो पंप दे सकता है। लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिला सिर्फ 45,000। दे कितना सकता है, दे कितना सकता है 112500, है ना, 1125, 1,12,500। मिला कितना, मिला कितना, सिर्फ 45,000 ही मिला, 45,000 ही मिला, अप्रॉक्स 40% ही मिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ये जो ऑक्स है वो मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना, 1000 न्यूटन। हाउ मच, 1000 न्यूटन। इट इज taking part in a kart race and is able to pull the cart at a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। तो वो v वेलोसिटी यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उस कार्ट को खींच पा रहे हैं। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड। तो पावर कितना होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज फोर्स, फोर्स इज 1000 न्यूटन multiplied by velocity is 30, so power will be 30,000 watts, 30,000 watts। तो इतनी पावर जनरेट करके दे रहा है ये ऑक्स, ये ऑक्स, ठीक है। आगे द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलोवाट। तो पावर कितनी हो गई, पावर इज 40 किलोवाट
एट वॉट स्पीड द मोटर कैन रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन्स। तो फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स कितना 20,000 न्यूटन्स। नाउ कैन आई फाइंड टाइम, हमें पता है फोर्स, हमें पता है फोर्स, और वी नो दैट व्हाट, अच्छा फोर्स दे रखा है, अच्छा ठीक है फाइन, पावर दे रखा है मेरे को, पावर इज गिवन एंड फोर्स इज गिवन, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला F into V is equals to power, so I can find V, power is 40,000 watts, किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 40,000 वॉट्स डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स कितना 20,000, कितना 20,000, तो जीरो जीरो कटेगा ना भाई, ये मेरा वॉट्स हुआ, तो एक दो दो एक दो, तीन जीरो कट गए, ये, तो वेलोसिटी विल बी हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट question, let's move to the next question. Next question is question number 9. Rajan exerts a force of 150 newton in pulling a cart at a constant speed of 10 meter per second. तो राजन ने फोर्स लगाया कितना 150 न्यूटन, हाउ मच 150 न्यूटन, पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। पावर एक्सर्टेड, तो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है 150 न्यूटन एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1500 कितना देगा 1500 वॉट्स, 1500 वॉट्स इज द पावर exerted by Rajan to pull the cart, to pull the cart. Now let's move to next question, that is question number 10. A boy weighing 350 newtons, एक बच्चा है उसका weight is 350 newtons, so can I say force exerted by gravity is 350 newtons, ठीक है। climbs up 30 steps, कितने 1 2 3 4 ऐसे करके कितने steps हैं, there are 30 steps, how much 30 steps, and each step is 20 centimeter high, or I can say each step is 0.2 meter high, clear। कितने टाइम में 1 मिनट में, कितने टाइम में 1 मिनट में, तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा 30 स्टेप तो वो चढ़ा, और हर स्टेप का जो हाइट है वो 0.2 मीटर है, तो कितना चढ़ा होगा 6 मीटर चढ़ा होगा, कितना चढ़ा होगा 6 मीटर्स, ठीक है। कितने मिनट में 1 मिनट में और 60 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 350 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, तो 6 0 0, 6 5 30, 0 3, 6 3 18, 19 20 21, सो 2100 जूल्स, 2100 जूल्स, ठीक है। 6 0 0, 6 0 3, 6 3 18 19 20, ठीक है। एंड पावर स्पेंड, तो ये मेरा वर्क डन आ गया, तो पावर विल बी हाउ मच, पावर इज 2100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज व्हाट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, सो हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 0, 70 upon 2 is 35 watts, how much 35 watts, so power spent by the boy is 35 watts। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे, अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास, अच्छा एक पर्सन ए है, उसका जो मास है वो कितना है 50 kgs, हाउ मच 50 kgs, उसको कितना टाइम लगता है, उसको लगता है टाइम 20 सेकेंड्स, उसको लगता है टाइम 20 सेकेंड्स। एक पर्सन बी है ना, टू क्लाइंब अपस्टेयर्स, दोनों अप पर चढ़ रहे हैं, while अनदर पर्सन बी ऑफ सेम मास, अनदर पर्सन बी का मास कितना है सेम है, सेम माने 50 kg, अच्छा। डज द सेम वर्क इन 15 सेकेंड्स, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 15 सेकेंड्स, कितना लगेगा टाइम 15 सेकेंड्स। कंपेयर द वर्क डन, तो इसमें वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए इज हाउ मच 50 इंटू 10 mg, F इक्वल टू mg इंटू कुछ स्टेयर्स चढ़ा तो कुछ हाइट चढ़ी होगी, तो मान लो हाइट डी है, हाइट जो उसने ऊपर चढ़ी वो कितनी मान ली डी मान ली, तो उसने वर्क डन कितना किया 500 डी, कितना 500 डी। सेम चीज वर्क डन बाय बी विल बी F इक्वल टू mg, सो 50 इंटू 10 इंटू डी, कितना डी मतलब कितनी हाइट चढ़ा डी हाइट चढ़ा, तो इसमें भी कितना आ गया 500 डी, तो दोनों का वर्क डन इज सेम, दोनों का वर्क डन इज सेम, तो वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी, तो वर्क डन बाय ए कितना 500 डी
एंड वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी कितना, वो भी 500/d। तो दोनों का वर्क डन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1, 1:1। अब देखते हैं कि पावर कितनी है। पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए इज वर्क डन बाय ए इंटू टाइम टेकन बाय ए। तो वर्क डन बाय ए इज 500d एंड टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए इज 20 सेकेंड्स, तो 20 लिख दिया। पावर ऑफ बी, तो वर्क डन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी। तो वर्क डन बाय बी कितना, 500d, कितना 500d, और इसने टाइम कितना लिया, टाइम लिया 15 सेकेंड, तो 15। अब पावर को कंपेयर कर लेते हैं। पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, पावर ऑफ ए कितना है 500d डिवाइडेड बाय 20, पावर ऑफ बी कितना है, पावर ऑफ बी इज 500d डिवाइडेड बाय 15। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500d डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 500d। 500d से 500d कट जाएगा, मेरे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो पावर का जो रेशियो है पी ए अपॉन पी बी विल बी 3:4, 3:4। So this was a good question. I hope you must have understood. Now next move to question number 12. What question number 12 states? Question number 12 क्या कह रहा है? Question number 12 कह रहा है कि a boy weighing 40 kilogram force climbs up a stair of 30 steps each 20 centimeter high. तो एक लड़का है जिसका वेट है 40 किलोग्राम फोर्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही होगी उसके ऊपर, 40 इंटू 10, दैट इज 400 न्यूटन्स। ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी, नीचे की तरफ F इक्वल टू एम जी। क्लाइम्स अप स्टेयर्स ऑफ 30 स्टेप्स, वो ऊपर चढ़ता है 30 सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है, और एक सीढ़ी की जो हाइट है 20 सेंटीमीटर है, और आई कैन से 0.2 मीटर। तो अगेन कितना, 6 मीटर की हाइट हुई। अच्छा, तो उसने हाइट कितनी अचीव करी, 6 मीटर, और वी कैन से उसने डिस्प्लेसमेंट कितना अचीव करा, 6 मीटर। कितने मिनट में, 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में। टाइम कितना, 4 मिनट्स, और आई कैन से 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 4 240 सेकेंड्स। कितना, 240 सेकेंड्स। एंड अ गर्ल वेइंग 30 किलोग्राम। तो ये सारी बात की गई हमने बॉय के लिए, ठीक है। अब एक गर्ल भी है, एक लड़की भी है, एक लड़की भी है, उसका वेट है 30 किलोग्राम फोर्स, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स दैट इज F इक्वल टू एम जी कितना लग रहा होगा, 30 इंटू 10 दैट इज 300 न्यूटन्स। और उसने सेम काम किया, उसने सेम हाइट चढ़ी 6 मीटर, कितने टाइम में, कितने टाइम में, 3 मिनट में। कितने में, 3 मिनट में। 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60, तो 6 3 180 सेकेंड्स। तो उसने 180 सेकेंड्स में सारा काम करा, 180 सेकेंड्स में सारा काम करा। तो कंपेयर करना वर्क डन बाय देम, तो पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट, वर्क डन बाय बॉय इज फोर्स, तो 400 इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट 6 4 2400 जूल्स ऑफ वर्क डन किया बॉय ने। वर्क डन बाय गर्ल इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 1800 जूल्स। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल्स टू 2400 डिवाइडेड बाय 1800 जूल्स। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 6 4 24, 6 3 18, तो 4:3 उनका वर्क डन का रेशियो आ गया। कितना, 4:3। यानी कि अगर बॉय ने 4 काम किया तो गर्ल ने 3 काम किया। अब पावर निकाल लें, पावर निकाल लें। तो पावर ऑफ बॉय, पावर ऑफ बॉय इज वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बॉय। तो बॉय ने कितना टाइम लिया, 240 सेकेंड, तो वर्क डन बाय बॉय कितना हुआ, वर्क डन बाय बॉय हो गया मेरा, यहाँ पर निकाला था 2400, तो वर्क डन बाय बॉय इज 2400 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, टाइम लिया 240 सेकेंड्स। कितना, 240 सेकेंड्स, 0 0, एंड दिस इज 10, हाउ मच, 10। तो पावर ऑफ बॉय इज 10 वॉट्स। सिमिलरली
पावर ऑफ गर्ल इज वर्क डन ऑफ गर्ल। तो लड़की ने कितना काम किया 1800, कितना 1800, और कितना टाइम लिया 180 सेकेंड्स। सो 180 0 से 0 गया एंड दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। तो पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 10/10 विच इज 1:1, 1:1। सो पावर जो लड़की ने करी और पावर जो लड़के ने करी सेम पावर करी, कितनी 1:1। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच इज लुकिंग अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, क्या कह रहा है, अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, तो उसने एक 50 kg का बॉक्स उठाया और 2 मीटर ऊपर उठाया, तो उसने कितना फोर्स लगाया होगा, फोर्स कितना लगाया होगा, F इज इक्वल टू mg लगाया होगा फोर्स। F इज इक्वल टू mg मतलब 50 × 10, 50 × 10, तो उसने फोर्स लगाया होगा 500 न्यूटन्स। कितने हाइट पे उठाया, कितने हाइट पे उठाया, 2 मीटर हाइट पे उठाया। कितने टाइम में, कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में उठाया। ठीक है, ठीक है। वाइल अनदर मैन, एक और मैन, ये तो मैन, एक तो पहला मैन की बात की गई है, मैन बहुत है, सेकंड मैन की बात भी की गई है। सेकंड मैन, वाइल अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स, तो वो फोर्स सेम लगा रहा है, उसने सेम बॉक्स उठाया, यानी कि उसने भी फोर्स 500 न्यूटन ही लगाया टू द सेम हाइट, हाइट भी सेम पे लगाया, कितना 2 मीटर। बट उसने वो काम करा 50 सेकंड में, वो काम करा 50 सेकंड में, इसने करा था 20 सेकंड में, इसने करा 50 सेकंड में। ठीक है, अच्छा, कंपेयर द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय देम। ठीक है, ठीक है, हाँ तो ये तो आसान ही है, वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसका पावर निकाल लेते हैं, पावर ऑफ मैन 1 या फिर वर्क डन बाय द फर्स्ट मैन इज फोर्स into displacement, that is 1000 joules. Work done by the second man is force multiplied by displacement। तो दोनों ने काम तो सेम ही करा है, दोनों ने काम तो सेम ही करा है, लेकिन पावर अलग अलग है। पावर क्या है, अलग अलग। तो पावर ऑफ फर्स्ट मैन is work done by first man divided by time taken by the first man। तो work done by first man is 1000 joules and time taken by first man is 20 seconds। तो कितना हुआ, 2 5 10, 50 watts। how much, 50 watts power by first man। second man ने कितना किया होगा, work done by second man divided by time taken by second man। तो वर्क डन बाय सेकंड मैन कितना किया, वर्क डन 1000 जूल्स, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, टाइम लिया 50 सेकंड, कितना 50 सेकंड, 0 से 0 गया एंड पावर विल बी 20, पावर विल बी 20। तो इसने पावर कम ली सेकंड वाले मैन ने, और दूसरे वाले ने, फर्स्ट वाले मैन ने पावर ज़्यादा लगाई, कितनी 50 वाट, और पहले वाले मैन ने पावर कम लगाई, दैट इज 20 वाट। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन। तो हमने वर्क डन और पावर दोनों निकाल दिया। क्लियर, आया समझ। सो दिस क्वेश्चन वाज लुकिंग सो लेंथी बट हमने आराम से किया क्वेश्चन, कोई दिक्कत हमें आई नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉय टेक्स 3 minutes टू लिफ्ट 20 liters ऑफ वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल। अच्छा, एक लड़का है जो लेता है 3 minutes, कितने 3 minutes, यानी कि 180 सेकेंड्स 20 लीटर पानी को उठाने के लिए, 20 लीटर। अब 20 लीटर को अगर हम वेट में लिखें तो 20 केजी होता है, कितना होता है 20 केजी, 20 लीटर वेट मतलब 20 केजी ऑफ वाटर। तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे फोर्स लगाना पड़ेगा 200 न्यूटन्स, कितना 200 न्यूटन्स, उसे फोर्स लगाना पड़ेगा 200 न्यूटन्स, कितना F इक्वल टू एम जी। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स विच इज एम जी, विच इज एम जी, है ना, ये मेरा फोर्स था F इक्वल टू एम जी। इतना फोर्स उसे लगाना पड़ेगा, और उसको वो बकेट कितना ऊपर उठाना है, मतलब कितना डीप से उठाना है, 20 मीटर। तो उसे 20 मीटर का क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। वाइल हिज फादर डज इट इन 2 minutes। तो ये जो बच्चा है ना, वो बच्चा 3 मिनट में करता है, लेकिन उसका यही काम उसका जो फादर है, उसका जो फादर है वो करता है 2 मिनट्स में। और आई कैन से सेम काम उसका पापा करता है 2 मिनट्स और 120 सेकेंड्स में, कितने में 120 सेकेंड्स में।
कंपेयर द वर्क डन. सो वर्क डन बाय बॉय इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लगाया? फोर्स लगाया 200 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट था 20. तो दिस इज 4000 जूल्स. वर्क डन फादर ने भी सेम ही करा है. फादर ने भी वर्क डन तो सेम ही करा है, 4000 जूल्स, है ना. उन्होंने भी लगाया कितना? फोर्स 200 न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा उन्होंने? 20 मीटर. लेकिन जब पावर की बात आती है, तो पावर जो लड़के ने लगाई वो कितना? वर्क डन बाय बॉय. और लड़के ने कितना टाइम लिया? 180 सेकंड. कितना? 180 सेकंड. वेयर एज पावर बाय फादर इज 4000 डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड्स. तो हमें कंपेयर करना है. क्या करना है? कंपेयर करना है. तो पावर ऑफ बॉय तो 0 से 0 गया. अब इसको अगर मैं देखूं तो आई कैन राइट इट एज 400/18. ऐसे ही रखो इसको. सिमिलरली दिस इज 400/12. 400/12. अब पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ फादर इज गिवन एज 400/18 डिवाइडेड बाय 400/12. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 400/18 मल्टीप्लाइड बाय 12/400. 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा. 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. सो पावर का रेशियो आ गया 2:3. तो अगर लड़के ने जो पावर थी लड़के में वो थी 2, तो उसके बाप में कितनी थी? 3. कितनी थी उसके बाप में? कितनी थी? 3. सेकेंड पार्ट इज हाउ मच वर्क ईच डज. तो वर्क डन बॉय ने करा 4000 और लड़के उसके बाप ने भी करा 4000. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जान के तुम्हें अच्छा लगेगा. क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले. ठीक है. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg moves along a straight line under the action of a variable force. एक बॉडी है 5 किलो की. कितने की? 5 किलो की. उसको मूव किया गया विद अ वेरिएबल फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4. द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. यानी कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 मीटर्स तक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम था एंड इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 0 न्यूटन टू 20 न्यूटन. अच्छा, तो ये कह रहा है कि 0 से, दिस इज 0 से 4 मीटर्स तक, 0 से 4 मीटर तक जो मेरा फोर्स था वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 न्यूटन टू 20 न्यूटन. और यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की सेम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. फोर्स भी आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे. ठीक है. नाउ फ्रॉम x इक्वल टू 4 मीटर टू x इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि 4 मीटर से लेकर यहाँ 6 मीटर तक द मोशन ऑफ द बॉडी रिवर्सेस. फोर्स मेरा कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स मेरा कांस्टेंट है 20 न्यूटन. बट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से अब मोशन रिवर्स होना शुरू हो गया. यानी कि फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो एंगल दोनों के बीच का 180. तो अभी ये हो गया नेगेटिव वर्क. क्या हो गया? नेगेटिव वर्क. अच्छा, फ्रॉम x इक्वल टू 6 टू x इक्वल टू 10 द फोर्स बिकम्स नेगेटिव. यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 6 से x इक्वल टू 10 मीटर तक हुआ तो फोर्स मेरा नेगेटिव हो गया, दैट इज -20 न्यूटन. अब डायरेक्शन रिवर्स है. डायरेक्शन क्या है? रिवर्स. एंड फोर्स भी क्या है? नेगेटिव. तो दोनों की डायरेक्शन सेम है. यानी कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. थीटा इज जीरो. तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. क्या लिखा हुआ है? द फोर्स बिकम्स नेगेटिव एक्टिंग अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन. कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी. ठीक. अच्छा, तो एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 मीटर से 4 मीटर तक जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, जिसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो कितना होगा? हाफ बेस
into height. So 2 to the 4, this will be 40 joules, this will be 40 joules. अब जब वो 4 मीटर से 6 मीटर गया, 4 मीटर से 6 मीटर गया, तो क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ द बॉडी रिवर्सेस, तो डायरेक्शन हो गई रिवर्स, डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स हुई तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दोनों के बीच का एंगल 180। तो यहाँ पर जो भी फोर्स होगा, यहाँ पे जो भी एरिया आएगा, दैट विल बी नेगेटिव फोर्स। तो ये कितना है, दिस इज 2 एंड दिस इज 20, बट द डायरेक्शन रिवर्स हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो द आंसर विल बी 40 जूल्स। हाउ मच, 40 जूल्स। अब यहाँ पर आते हैं 6 मीटर टू 10 मीटर, 6 मीटर टू 10 मीटर। अब वो डायरेक्शन रिवर्स हो गई और फोर्स भी रिवर्स हो गया, यानी कि डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में, फोर्स भी था इस डायरेक्शन में, थीटा अगेन 0 हो गया। तो यहाँ पर जो भी एरिया आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। कितना, तो 6 to 10 4 मीटर एंड दिस इज 20 न्यूटन्स। तो यहाँ पर जो भी एरिया आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स भी अपोजिट हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन विल बी हाउ मच, 80 जूल्स। हाउ मच, 80 जूल्स। तो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना होगा, 40 जूल्स माइनस 40 जूल्स प्लस 80 joules, that is net work done will be 80 joules. How much, net work done will be 80 joules. I know this question is a little not intuitive in the sense that we have studied, but this is the way this question has to be solved. If you have any doubt regarding this question, you can feel free to ask question in the comment section. I hope you must have liked that video. Now we'll meet in the next part of this chapter. Till then, take care and keep watching. Thanks all of you.